वी आर स्टार्टिंग लेसन 2, दादी माँ। तो बेटे आप सबको मालूम है कि दादी माँ हमारी सबसे प्यारी होती हैं। दादी के विषय में बात करें तो हमारे मन में श्रद्धा, हमारे मन में प्यार अपने आप ही उमड़ पड़ता है बेटा। दादी मीन्स आपके पिता की माँ, अपनी माँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने पिता की माँ, ठीक है। तो हम यहाँ दादी माँ की बात कर रहे हैं। अब ये दादी किसकी दादी है, कौन है, कैसी है, पाठ में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो look at side by side, please concentrate on your book, keep pencil in your hand to mark। बेटे अपने हाथ में आपके पेंसिल भी होनी चाहिए ताकि आप मार्क कर सकें साथ साथ, ओके। तो दादी माँ कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी पहले पैराग्राफ में उसे यही बताया है कि मुझे दादी याद आती है। दादी माँ पाठ लिखा हुआ किसका है, हमें उस लेखक का नाम भी देखना है बच्चे। तो ये है शिव प्रसाद सिंह, लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बेटा आपकी क्लास में से कुछ बच्चों ने कॉपियां मुझे भेजनी शुरू की हुई है, हफ्ता हो गया, यानी जिस दिन हमने काम किया सेम डे कॉपियां भेजनी शुरू कर दी हैं। दिस इज अ गुड साइन। पर बेटे हमारे पास और भी कार्य हैं। हमें जो नोटबुक चेक करनी है वो रिकमेंडेड डेट्स के हिसाब से, रिकमेंडेड रोल नंबर्स के हिसाब से चेक करनी है बेटा। तो प्लीज डोंट बी सो ईगर। आपकी कॉपियां चेक होंगी, लेकिन जैसा शेड्यूल भेजा जाएगा आप उस हिसाब से मुझे कॉपी भेजने का प्रयत्न करें, ठीक है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान में बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे थे। यानी बारिश का मौसम कह रहा है, बहुत सी पेड़ पौधे छोटे छोटे प्लांट्स जो जड़ों के साथ बह के आ जाते हैं पानी में, फिर उनकी धूप ज्यादा होने के कारण स्टिंकिंग सी स्मेल हो जाती है, वो उसे अजीब लग रही है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लोग लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। गर्मी है ना, बारिश हमेशा गर्मी की ऋतु में आती है। गर्मी ज्यादा होने के कारण कीचड़ भी सूख के ना टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जैसे कीचड़ पहले जम गया, फिर ऊपर से उसकी ना पपड़ी बेटा टुकड़े टुकड़े निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और गर्मी के कारण बच्चे बार बार जलाशयों में, यानी जहां पानी इकट्ठा देखते हैं उसमें छप से छलांग लगा देते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई गई गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना ना हो बहुत बुरा मालूम होता है। यानी उसने हर मौसम के बारे में बताया है। सर्दी में हम गुड़ खाते हैं, गर्मी में हम आम खाते हैं, जामुन खाते हैं, कहते सब कुछ छीन लो हमसे, लेकिन ये जलाशयों में कूदना, जलाशयों में पानी के उसमें जाकर नहाना, पानी के जलाशयों में, ये हमसे कोई छीन ले ये बर्दाश्त नहीं होता, ओके। यानी यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन, ये टॉप पेज पे, पेज नंबर 5 पे बेटा, गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना। अब गंधपूर्ण को इजी कर सकते हैं आप बदबूदार, बदबूदार वर्ड इज बदबूदार, बदबूदार,
ठीक है। बदबूदार झाग भरे जल में कूदना, हमने सिर्फ इतना सा अंडरलाइन किया। ओके, आगे। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पक्का जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर में आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। बेटे यहाँ ये पैराग्राफ थोड़ा सा पढ़ने में अटपटा सा लग रहा है। पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी बाईं तरफ बेटा देखो, बूढ़ी दादी का सफेद बालों के साथ चित्र बनाया हुआ है ना। वेरी ग्रेसफुल लेडी शी इज लुकिंग। दादी की यही छत्र छाया, यही छवि होती है जो हमारे सामने उभर कर आती है। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, बिना किनारी के उसने कपड़े पहने हुए, यानी कोई गोटा किनारी या कुछ चमक वाला काम नहीं है। तो दादी छू के, कभी पेट को कभी गले को छू के अंदाजा लगाती बुखार का, जैसा घर में बुजुर्ग लोग करते हैं। बुजुर्गों को आपको पता थर्मामीटर की जरूरत नहीं होती, उन्हें छू के पता चल जाता है। और क्या करती है, एक चूरन सा लाके, मिट्टी का चूरन सा लाके मुंह में डाल दिया कि इससे खाने से बुखार ठीक हो जाएगा। कभी माथे पे लेप लगाती, कभी गाची का लेप, कभी दालचीनी का लेप। दालचीनी होती है सिरमन, कभी उसका लेप ठंडा होता है ना, वो माथे पे लगाती कि बुखार उतर जाए। और कभी वहम भी करती। वहम क्या, कि कोई डायरेक्ट यहाँ आया तो नहीं, बाहर से आया हुआ डायरेक्ट कहीं बीमार के पास तो नहीं आ गया। ठीक है। और दिन रात चारपाई पर बैठी पक्का जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सिर पर दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ज्वर मीन्स बुखार। ओके, अनुमान करती। हांडी में पानी आया, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छांव में छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। यानी बैठे बैठे 20 प्रश्न करती, क्योंकि उसे बाकियों से काम करवाना था, बीमार को खाने पिलाने के लिए देने का। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, यानी बाहर से डायरेक्ट आया और बीमार के अंदर कमरे के पास आकर बैठ तो नहीं गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी बहुत ऑटोमेटिक जो घरेलू दवाइयां होती है ना, घरेलू नुस्खे, वो दादियों को बहुत याद थे। ओके, गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूख से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक के अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी सबको अंदाजे से बता देती, इसको निमोनिया है, इसको जुकाम है, इसको ये है, इसको वो। ठीक है। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार गुग्गल और दूध, जैसे आजकल बेटे कोविड चल रहा है ना, हमारे घर में पूरा इलाज चल रहा है उसका। मतलब हम लोग पहले काढ़ा बना के पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, बार बार स्टीम लेने को कहा जाता है, ठीक है, बार बार हैंड वॉश को कहा जाता है। वैसे ही वो कह रहा है कि उस समय जब कोई भी महामारी फैलती तो वह रोज उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलदार गुग्गल और धूप जलाती। ठीक है। यानी वो होता है गुग्गल जलाना, होता है कि घर में से वो गंदी हवाएं निकल जाएं, जर्म्स निकल जाएं, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर के गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती।
बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी लेखक कह रहा है कि जब दादी माँ मेरा इलाज करती थी, मेरे सिराने बैठती थी, तो बुखार का मजा ही कुछ और होता था। अब बुखार आता है, डॉक्टर आता है, दवाई मिल जाती है, तो बुखार का वो मजा नहीं आता जो दादी के पास बैठकर सेवा करवाने में और दादी के साथ आता था। अगले पेज पे, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा दिन जैसे उन्होंने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसिन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोस कर घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यह सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी दादी, पड़ोस के घर में शादी हो, दादी ने करना कुछ नहीं है, लेकिन दादी ना हो तो हर काम में देरी हो जाती। बड़े बुजुर्ग जैसे मुझे बैठ के सारे सलाह देते ना, इस समय ये कर लो, इस समय ये कर लो, इस चीज का समय है, उठो, ये करो, वो करो, यानी वो निर्देश देने का कार्य सारा दादी करती। दादी की अभी तक दो क्वालिटीज बताई हैं। कौन कौन सी दो क्वालिटीज बताई हैं दादी? एक तो बिना जाने, बिना देखे, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए केवल छू के बुखार देख लेते, ठीक है। और जिसे बुखार होता, जो व्यक्ति बीमार होता, उस व्यक्ति का इलाज बड़े ढंग से, बड़े तरीके से उनको करना आता था, ठीक है। बीमार व्यक्ति के खान पान का ध्यान, बीमार व्यक्ति की दवाई का ध्यान उन्हें रखना आता था। अब दूसरी क्वालिटी उनकी, ये तो हो गया ना उन्हें सेवा करनी आती थी बीमार की। दूसरी क्वालिटी उनकी कि जिसके घर में कोई उत्सव होता तो दादी माँ को वहां का सब कुछ मैनेज करना आता था। ओके। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नार रगड़ी फिरी, फिर भी एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी यहाँ पे कोई उनकी सेविका, काम करने वाली आई है, उससे दादी ने पैसे वापस लेने हैं, उसे दादी ने उधार दिया हुआ है, ठीक है। तो उसे जली कटी सुना रही है, जैसे बुजुर्गों को आदत होती है मन में चाहे शिकवा ना हो लेकिन ऊपर से कठोर शब्दों का प्रयोग करना। तो कह रही है कि पैसे दे, अब वापस से कब देगी पैसे, दूसरी बार फसल जब पैदा होगी तब देगी, बहाने मारती जा रही है, मेरे पैसे वापस कर। ओके। मतलब गुस्से है नहीं, लेकिन गुस्सा दिखा रही है कि मैं गुस्से में हूं, तो मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं तुझे डांटूंगी, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी वो जो सेविका है जिसने पैसे देने हैं, उसकी बेटी की शादी है। अब वो दादी से कह रही है कि मुझे माफ करो, अभी मैं पैसे नहीं दे सकती, बेटी की शादी है, बताओ मैं पैसे कैसे दे दूं। अगर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगी तो मेरी मजबूरी कौन समझेगा। ओके। हट हट, अभी नानके आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। यानी दादी ने कहा चल चल, तू ड्रामे कर रही है, मतलब जो गरीब व्यक्ति होता है वापस करते हुए थोड़ा सा हमें लगता है कि ये हमारे साथ छल कर रहा है, ठीक है। तो पीछे से लेखक बैठा था, उसने कहा चलो दादी छोड़ो, गरीब है, दे देगी कभी, कोई बात नहीं। तो दादी कह रही है जा आया समझाने वाला, है ना, तू मुझे समझाएगा। तो लेखक चुपके से चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। मैं दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची,
तो उसने बेवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। ओके, यानी क्या हुआ बेटे यहाँ कि धन वो चाची मिली, लेखक ने पूछा क्या हुआ चाची ठीक हो, तो उसने कहा मैं तो कर्ज से मुक्त हो गई, उरिन हो गई। उरिन मीन्स ऋणी, और उरिन होते हैं विपरीत शब्द बेटा। ऋणी ये होता है, ऋणी मीन्स जिसपे कर्जा चढ़ा हुआ है। ओके, इसका ऑपोजिट होता है उऋण। उऋण मीन्स जिसने कर्जा चुका दिया। कर्जा समझते हैं ना, उधार, जिसपे उधार चढ़ा हुआ है, जिसने उधार चुका दिया। तो उसने यही कहा, वहां पे उऋण, उऋण दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्योंकि ये रीजनल लैंग्वेज का है, वहां पे उऋण दूसरे तरह से लिखा हुआ है, वास्तविक उऋण ये होता है। तो उसने कहा उऋण हो गई बेटा, उऋण हो गई, यानी मेरा तो कर्जा खत्म हो गया, दादी आई थी, दादी ने कर्जा भी माफ कर दिया, प्लस 10 रुपीज मुझे और दिए। ये बेटे 10 रुपए उस समय की बात है, ये पाठ उस समय का लिखा हुआ है जब 10 रुपए की कोई इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, जब 10 रुपए कोई महत्व रखते थे। ठीक है, तो उसने कहा बेटा अभी हम 46 थे, 2 बच्चे चले गए, क्लास मॉनिटर्स सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स। आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे बच्चे नहीं भेजेंगे मुझे प्लीज, सारे बच्चे मुझे नहीं भेजेंगे स्क्रीनशॉट। मैं, मुझे लगता है आई कैन आस्क स्क्रीनशॉट फ्रॉम, किसको कहूँ मैं, किसको कहा जाए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट्स की जरूरत होगी। अभी देखो, अभी एक और क्विट कर गया, ठीक है, अभी एक और क्विट कर गया बच्चा। तो ये जो क्विट कर रहे हैं ना बेटे, ये जो 3 बच्चे गायब हो गए पढ़ते पढ़ते कि मैडम रीडिंग करवा रहे हैं, आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, उन तीनों के नाम पता होने चाहिए मुझे। तो ठीक है, मैं, मेरा ख्याल, नहीं बेटा हरमीत आपको जानती नहीं हूँ मैं, जिसको जानती हूँ, हाँ, जैस्मीन। ओके ठीक है, ठीक है, आज के दिन जैस्मीन आप भेजेंगे मुझे स्क्रीनशॉट। ये जो इस समय 42 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मुझे केवल इनकी ही प्रेजेंट लगानी है, बाकी सबकी अटेंडेंस नहीं लगानी। ठीक है, कार्तिक, हु इज कार्तिक? आज हरमीत भेज रहा है, कल कार्तिक भेजेगा। ओके, हरमीत स्क्रीनशॉट लीजिए, कार्तिक कल से आपकी जिम्मेवारी होगी बेटे, रोज का स्क्रीनशॉट भेजना मुझे। ओके, चलिए, हम बात कर रहे थे कि मतलब दादी इतनी नेक दिल की है, दादी इतनी अच्छी है कि दादी ने उसका कर्जा भी माफ कर दिया, प्लस उसे 10 रुपए भी दिए, और उसने, जो सेविका है, उसने बार बार बलाइयां ली, बार बार उसके बेटे को, उसके घर वालों को ब्लेसिंग्स दी। ठीक है, उसके घर वालों को कहा कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस सड़क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। ओके, यानी दादी की 2 क्वालिटीज अभी सामने आई है, सिर्फ कौन कौन सी? एक तो बिना देखे, बिना उसके बीमार का इलाज, मतलब बीमार का वो कर लेना, अंदाजा लगा लेना कि इसे बीमारी क्या है, और उसकी खूब सेवा करनी बीमार की। एक, नंबर 2 कि बहुत दयावान है, कर्जा माफ कर दिया, प्लस उसकी बेटी के लिए 10 रुपए भी दे दिए, बहुत उदार दिल की है, बहुत अच्छे मन की मालकिन है। ठीक है, मैं मन ही मन इस सड़क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। इसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी बच्चे होने तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही अदा करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। इसको हम क्या कहेंगे इजी लैंग्वेज में? लेडी संगीत घर में होता है ना। तो आपको पता है लेडीज क्या करती हैं? वही पगड़ी बांध लेती हैं, वही आदमी बन जाती हैं,
और क्या क्या गीत गाती हैं, शायद घरों में आपको पता हो। ठीक है, लेडी संगीत में क्या क्या ड्रामे करती हैं औरतें। ओके, तो मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। दलान मीन्स बेड़े में कह सकते हैं या ड्योढ़ी में कह सकते हैं। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे ही पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए, बाहर निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा। वही वो गीत है ना फिल्म का, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, है ना। उसमें क्या करती है वो सलमान खान पीछे से झांक के देखते हैं ना वो लोग, ऐसे ही दादी ने हेल्प कर दी और ये दो लड़के वही चारपाई पे चादर लेके सो रहे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं जो लेडीज कर रही हैं ड्रामा। ठीक है, और कहता है अगर मेरी हंसी जोर से निकल जाती तो मेरा भेद खुल जाता कि हम लोग यहाँ पे हैं। दादी ने तो परमिशन दे दी, लेकिन लेडीज को अगर पता चल जाता तो वो उनसे डांट खानी पड़ती। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता, यानी उसका सारा डर खत्म हो जाता जब दादी माँ की छत्र छाया में आकर खड़े हो जाते। क्या हुआ, मॉर्निंग में कोई लेडी मिली, उसने कहा दादी के साथ, दादी ये वही बच्चा है जो बेचारा छोटा सा दूध मुआ बच्चा जो रात को सो रहा था। तो लेखक की तो जैसे इंसल्ट हो गई ना, है ना, वहां से भागने को हुआ, लेकिन दादी की छत्र छाया होने के कारण उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। अभी तक की दो क्वालिटीज क्लियर ना, या तीन हो गई, तीन हो गई, तीन हो गई। कैसी, कौन कौन सी। सबसे पहली, किसी की भी कोई भी बीमार होता तो बड़ी जल्दी अंदाजा लगा लेती, अंदाजे से ही, और उसकी सेवा भी करती और उसे अंदाजे से ही दवा भी दे देती। बड़ी से बड़ी बीमारी उन्हें अंदाजे से ही पता चल जाती। दूसरी, गरीबों के लिए बहुत दयावान, माफ कर दिया कर्जा, है ना, और उसकी बेटी के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए। तीसरी, लड़कों के लिए सच्ची माँ, है ना, अपनी छत्र छाया में छुपाने वाली, बच्चों को ढक लेने वाली, बच्चों से लाड करने वाली दादी। ओके, आगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन के सूखे पत्ते जैसा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। सो ब्यूटीफुल लाइन। मैक्सिमम क्या होता है बेटे, जेंट्स कहते हैं, आदमी लोग कहते हैं तू मेरे पीछे पीछे चल, है ना, लेकिन यहाँ दादा कहते तू आगे चल। हमेशा दादी को आगे रखते, हर काम में दादी को आगे करते। पर यहाँ दादी कह रही है, यहाँ तो मुझे धोखा दे गए, मुझसे मौत में आगे निकल गए, मरने को पहले चल दिए। ओके। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वह सदा उन्हें आगे भेजकर उनके पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। कुकुर मुत्ते होते हैं कुत्ते। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की ही थी नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटे जब दादा की मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय मृत्यु हुई, बाकी कार्य तो करने ही थे। ये जो घरों में जो हम कहते हैं ब्रह्म भोज या सहभोज करवाया जाता है, मौत के बाद शादी की तरह स्टॉल लगा दिए जाते हैं खाने के लिए, लोगों के लिए, ये कार्य किया उनके पिता ने। यानी पिता ने कर्जा उठा के लोगों से पैसे उधार लेके लोगों को खाना खिलाया दादा के मरने पे। अपने पास इतने पैसे नहीं थे, उधार लेके ये कार्य किया, श्राद्ध की रस्म की, ठीक है, लोगों को खाना खिलाने की, और बाकी रस्में उस समय अदा की गई जिसमें काफी खर्च हुआ। बेटा एक्सक्यूज, हाँ जी, हम थे कि दादी माँ इसके बाद अक्सर उदास रहने लगी क्योंकि उनका जो बेटा था बेटा वो कर्ज में डूब गया। जैसे ही दादा की मृत्यु हुई, जो उनका श्राद्ध किया गया उसमें इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए कि उन पर उधार चढ़ गया, ठीक है। और दादी उस समय के बाद एक तो अपना पति मर जाने के कारण, दूसरा बेटे पर उधार चढ़ जाने के कारण दादी हमेशा उदास रहती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उसकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं भी अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आका पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनो। अब दादी इस समय संदूक पे बैठी है गीले कपड़ों में और हाथ जोड़ के खड़ी है, अर्थात शी इज प्लानिंग टू गिव दैट कंगन। अपने हाथ का कंगन जो उसने पुराना रखा हुआ है अपने बेटे को देने को तैयार है ताकि वो कर्जे से मुक्त हो जाए, ठीक है। लेकिन उसका मन थोड़ा थोड़ा रो रहा है क्योंकि ये कंगन उसके पति का दिया हुआ कंगन है, उसे पुश्तों से मिला है, वो उसे खराब नहीं करना चाहती, पर इस समय वो अपने बच्चे को कर्जे से भी बचाना चाहती है, ठीक है। तो शी हैंडेड ओवर दैट टू हर सन, ओके। तो उसने अपना कंगन दे दिया और कहा कि पुराने लोग गोल्ड बनाते ही इसीलिए थे ताकि वो बुरे समय में काम आ सके। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की के ऊपर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता था। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी लेखक को एक पत्र आया भाई का, किशन भैया का, ये मैसेज देते हुए कि दादी माँ अब नहीं रही, ठीक है। तो ये पढ़ के लेखक को पिछली बातें याद आई। ओके, ओके, टेक केयर।
हाँ, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो, कल मिलेंगे और इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। होपफुली आप एक बार लेसन पढ़ के रखेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, गुड बाय।